डीपीपी नंबर B6। कल शायद कुछ सवाल तो किए थे ना हमने, तो B6 में आंसर कुछ तो लिखा दिए थे मैंने आपको। ये B6 के बचे हुए सवालों के आंसर लिखो। B6 शायद पूरा दे रखा है मैंने ना। तो B6 में थर्ड का आंसर है C। फर्स्ट सेकंड तो कर चुके थे ना कल हम। थर्ड का आंसर C है। 4 का आंसर C। 5 का आंसर D। 5 का आंसर D। 6 का आंसर B। 7 हम कर चुके थे। 8 का आंसर A। 11 का आंसर D। 14 का आंसर ABCD। 16 का दे रखा है। 17 हम कर चुके थे। 18 प्रूव करने वाला है। 19 प्रूव करने वाला है ना। 7 में कौन सा दिया था मैंने डीबी नंबर 7 में? चलो आंसर सारा लिख लो। फर्स्ट का आंसर B। सेकंड का आंसर B। फर्स्ट का आंसर B। सेकंड का आंसर B। थर्ड का आंसर D। D फॉर दिल्ली। फोर्थ का आंसर D अगेन, ये जेई में आया हुआ है फोर्थ। फिफ्थ का आंसर A। सिक्स का आंसर D। 7 का आंसर A। 8th का आंसर C। 9 का आंसर A एंड B। 10 का आंसर A एंड C। 11 का BCD। 11 का आंसर BCD। 12 का आंसर C एंड D। ये सेम सवाल आगे भी डीपीपी नंबर B8 में जो जेई में आया था ना, और ये अपनी डीपीपी में आया करता था सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 सेम सवाल अपनी डीपीपी में आता था। और आगे B8 में क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर ऐसे ही सवाल है जो जेई में आया था ना। 13 का दे रखा है, 14 का दे रखा है, बाकी सब दे रखे हैं ना। तो डीपीपी नंबर B6 पर आ गए अपन। B6 में क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में को डाउट हो, थर्ड के बाद 4 में को डाउट हो, 4 के बाद 5 में को डाउट हो। d2y/dx² का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया मैंने, है ना। और चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन। dy/dx को d2y/dx² निकालना बताया ना कल मैंने आपको। तो बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला याद रखेंगे तो अच्छा है ना। dx/dt इंटू d2y/dt² माइनस dy/dt इंटू d2x/dt² अपॉन dx/dt का होल स्क्वायर। नहीं याद रखना चाहो तो कोई बात नहीं, एक बार dy/dx निकाल लो और वापस उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, है ना। दोनों से बताया मैंने कल आपको ना। इसके बाद 6 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल काफी समय पहले जेई में आया था सब्जेक्टिव एग्जाम में ना। उसमें dy/dx निकालने के लिए कहा गया था, और थोड़ा अजीबोगरीब सवाल है ना, लेकिन दोबारा आ सकता है सवाल ये ना। तो इसमें ये हमारे पास है कि हमें दिया हुआ है एक्स और वाई में रिलेशन हमारे पास है ना, और हमें dy/dx निकालना है ना। कल इस तरह के सवाल किए थे हमने ना। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन, जिसमें एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर रखा ना, और यहां से निकालना है dy/dx। तो इसमें जो मेन हमारे पास वैसे ऑप्शन अवेलेबल है, जब सवाल आया था तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे ना। तो यहाँ से तो क्लियर कट दिख रहा है भाई, जो dy/dx है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है अपने को यहाँ। लेकिन ऑप्शन में सारे dy/dx इन टर्म्स ऑफ एक्स हैं। तो या तो हम ऑप्शन देखकर आगे बढ़े कि भाई अगर मैं डिफरेंशिएट कर भी लूंगा ना, तो दिख रहा है जैसे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो यहाँ dy/dx आएगा, यहाँ भी dy/dx आएगा, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ y जरूर आएगा। तो ऑप्शन मेरे पास है, इसलिए मैं थोड़ा सोच सकता हूँ ना, या थोड़ा एक्सेप्शनली सोचने की कोशिश कर सकता हूँ ना। अगर ऑप्शन नहीं होते तो मैं टर्म बाई टर्म ही डिफरेंशिएट करता है इसको। जैसे अब ऑप्शन है हमारे पास, तो किसी भी तरह से मैं इसमें यहाँ से y को इन टर्म्स ऑफ x निकालने की कोशिश करता हूँ ना। y को इन टर्म्स ऑफ x, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा ना, कुछ कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो हमने क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश की है ना, y को इन टर्म्स ऑफ x निकालने के लिए। मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कोई वैल्यू नहीं निकाल रहे अपन, तो जो क्रॉस चेक करना है अपने को, हम तो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, इसलिए क्रॉस चेक वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको स्क्वायरिंग की मैंने, तो स्क्वायरिंग करने पर ही आ जाएगा। यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा तो y² इंटू 1 + x आ जाएगा। तो दिस इज x² प्लस x² इंटू वाई इज इक्वल टू y² प्लस x इंटू y²। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में, तो इसको इंटरचेंज कर लिया हमने। तो ये आ जाएगा x² माइनस y², फिर आ जाएगा x² इंटू वाई और माइनस x इंटू y² इज इक्वल टू 0। ये ऐसा आ जाएगा ना। तो यहाँ से एक फैक्टर कॉमन आ गया है x माइनस वाई, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा x इंटू वाई बराबर 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो y बराबर x हो जाएगा ना। लेकिन y बराबर x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। y बराबर x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो आप बराबर नहीं आ सकते, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 है इसका मतलब।
और अगर ये 0 है तो यहां से आ गया y इजिकल टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। मतलब यहाँ से dy बाई dx निकाल लो ना, यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x आ गया और यहाँ से dy बाई dx निकाल ली। यहाँ से क्वोशिएंट रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसको x प्लस 1 माइनस 1 कर लो ताकि क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई नहीं करना पड़े। और यहाँ से y कितना आ गया, y इजिकल टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई dx इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सब्जेक्टिव में आया तो दिक्कत थी इस सवाल में ना, यहाँ तो ऑप्शन है अपने पास इसलिए बच गए अपन। या कहीं ना कहीं थॉट है भाई, कहीं ना कहीं मुझे मेहनत करना बेकार है, ये ऑप्शन देखकर लग रहा है कि मेहनत करना बेकार है। अगर मैं यहाँ dy बाई dx निकालूंगा टर्म बाई टर्म तो उसमें y आएगा ही आएगा, इसलिए वो हिम्मत नहीं की हमने, इसलिए वो कोशिश नहीं की है ना। अगर ऑप्शन नहीं होते तो फिर वही कोशिश पहले माइंड में आती है, हमारे माइंड में वही आता। वो तो ऑप्शन देखकर ही दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। और अगर सिस्टमेटिकली करते तो पहले यहाँ से मैं dy बाई dx निकालूंगा, है ना, dy बाई dx वाले टर्म कलेक्ट कर लूंगा, जिनमें dy बाई dx नहीं आएगा उनको उस तरफ ले जाऊंगा और जिनमें dy बाई dx होगा उनको रोक लूंगा। तो उससे dy बाई dx की जो एक एक्सप्रेशन आएगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आएगा, उसमें x भी आएगा और y भी आएगा, रुक जाएंगे वहां। लेकिन ऑप्शन से लगेगा भाई हाँ आंसर तो इन टर्म्स ऑफ x ही है, तो अल्टीमेटली फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने पर y आएगा, तो वो जो हमारे dy बाई dx आया था उसमें y के स्थान पर ही रख देंगे हम, तो फिर अल्टीमेटली वही आएगा जो हमारा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन। अगर आंसर नहीं दिया हुआ होता तो वो तरीका दिमाग में आता। आंसर दिया हुआ है इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। देखना उससे करके काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो ना, वो एकदम मतलब स्ट्राइक नहीं करेगा अगर ऑप्शन नहीं है तो ना, ऑप्शन देने के कारण ही स्ट्राइक। क्या कहाँ लगा रहे मोड अपन, मैं अपन वैल्यू नहीं निकाल रहे ना, एक्सप्रेशन चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। मैंने बोला भी था, आपने शायद सुना नहीं होगा, कि अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम किसी वैल्यू को नहीं निकाल रहे है, मैंने बोला भी था है ना। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि सारी बात बोल दूं ताकि डाउट नहीं आए। और लेकिन सुनने वाला चाहिए, बस सुनेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ना, नहीं सुनेगा तो डाउट ज्यादा आएगा ना। और वो कोशिश में धीरे धीरे अब कम करने लग रहा हूँ मैं कोशिश वो धीरे धीरे कम करूंगा आप कि भाई समझाओ कम, बच्चों को पूछने दो, नहीं ताकि उससे क्या है उसके माइंड में आएगा जवाब दे दो उसका। अपनी तरफ से क्यों बोलो ज्यादा, अपनी तरफ से ज्यादा बोलते हैं फिर बच्चा क्या पूछता नहीं है ना, बच्चे को लगता है अंदर ही अंदर उसके मन में जो है वो जनरेट होता रहता है, यार ये बताता नहीं है बताता नहीं है बताता नहीं है बताता नहीं है। तो उसको पूछने दो आप, लेट हिम आस्क कि वो क्या है ना। तो धीरे धीरे मैं भी इस थोड़ी कगार पर चलूंगा ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। वरना वन साइडेड लगता है कई बार कि सर आते हैं यार पढ़ाने लग जाते हैं बस, कोई होता ही नहीं है। मतलब कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं सर कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई यूँ नहीं होता वो नहीं होता, तो उसमें फिर सब होगा, उसमें फिर बातचीत भी होगी, नहीं सब होगा फिर उसमें ना। हाँ, आप भी बातचीत करते रहेंगे, मुझे भी ज्ञान देते रहेंगे, मैं भी ज्ञान देता रहूंगा। अभी वन साइडेड चल रहा है तो उसमें फिर दो तरफा चलेगा फिर, तो ज़्यादा बेटर वो हो जाएगा फिर, उसमें शायद ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ सकता है, हो सकता है। तो ये ऐसे निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। जैसे हम क्वालिटी वगैरह भी बनाते हैं ना तो उसमें कई बार स्क्वायरिंग करनी पड़ती है अपन, तो वहाँ क्रॉस चेक नहीं करते अपन क्योंकि इक्वेशन चाहिए अपने को, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए क्रॉस चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये टफ सवालों में से था, मतलब बहुत टफ सवाल था जब पहली बार ये सवाल आया था जेई के अंदर, ये बहुत टफ सवाल माना गया था, एकदम सोचना बहुत मुश्किल था, है ना। लेकिन ये ऑप्शन देखने से, ऑप्शन के अवेलेबल होने से सवाल करना आसान हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं थॉट जनरेट हो गया कि या तो आप सिंप्लीफाई कर लो या फिर पूरा लंबा करो और फिर y को इन टर्म्स ऑफ x निकालो। ऑप्शन देख कर लग गया कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए, ये हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। 11 में कोई डाउट हो, अगेन होमोजीनस है, इसके हर टर्म के अंदर x और y की डिग्री का सम m प्लस n आएगा, एंड देयरफॉर इट इज होमोजीनस। और जब भी वो होमोजीनस हो और किसी भी डिग्री का हो, डेरिवेटिव हमेशा y बाय x आता है ना, तो ये y बाय x आएगा डेरिवेटिव इसमें ना। इसको डिफरेंशिएट भी करना हो तो कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से। इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए या तो अपन, वैसे पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्ट जब हम लॉग कहीं भी ले सकते हैं हम, जब भी हमें लगे कि लॉग लेने से हमारा काम आसान होगा हम कभी भी लॉग ले सकते हैं। वो इसको इसलिए इसको मैथमेटिकल टूल बोलते हैं भाई, हमारे सहूलियत के लिए उसको डेवलप किया गया है ना। जब भी आपको लगे पावर आगे लानी है, उस एक्सपोनेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्वोशिएंट को डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, लॉग ले लो आप। तो बिना लॉग लिए भी ला सकते हैं आंसर, लेकिन लॉग लेने के बाद बड़ा आसान हो जाएगा। देखो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये आएगा m इंटू एल एन एक्स प्लस n इंटू एल एन वाई, एन इज इक्वल टू m प्लस n और इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये ऐसे बन जाएगा। अब थोड़ा डिफरेंशिएट करना आसान है ना, डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर लो, तो y बाई एक्स आ जाता है ना। आप चाहो तो बताऊं करके ना, अब डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है ना,
बिना लॉग लिए भी आएगा, थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा अपने को, ज्यादा लाइन आएंगी हमारे पास, अदरवाइज उससे भी आएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अब डिफरेंशिएट करना। डिवाइड बाय डिक्स यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, उनको एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर लेंगे, है ना। और सवाल आप डिफरेंशिएशन को आसान मत समझो ना, भले आसान है, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, फिर भी 2-3 बार पढ़ा चुके हैं, आपको फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं ना। सवाल होने से ही होता है वो ना। मैथमेटिक्स में समझ में आना अलग बात है, लेकिन जब तक आंसर फाइनल अपने हाथ से नहीं निकालेंगे ना, तब तक कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। और अभी आप हो सकता है डरने लग रहा हो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा और आपको लगेगा मैंने आंसर कैलकुलेट करके अपने हाथ से नहीं निकाले, डर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपके अंदर। इसलिए सवालों को अपने हाथ से आंसर निकालना बहुत जरूरी है। जब तक आपका आंसर नहीं आया, आप हवा में मत सोचो कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसमें नहीं निकाल लूंगा, इसमें निकाल लूँ, उससे डर बढ़ेगा, डर कम नहीं होगा ना। और आपको रहेगा मैंने हाँ ईमानदारी से अब तक सवालों के आंसर निकालें, फिर डर थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा आपको। फिर सिर्फ माइंड में सेट रखना पड़ेगा भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैंने कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस की है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिना। इससे ये कभी नहीं समझे कि भाई हो जाएगा, हाथ से आंसर निकालना बहुत जरूरी है ना। 12 और 13 हम कर चुके थे, 14 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 14 में को डाउट, वही टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स को क्लब कर लो और ऑप्शंस को लाते जाओ जो दे रखे हैं आपको ना, पता ना इसको। 15 हम कर चुके थे, 16 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 16 में को डाउट हो, 16 के बाद 17 हम कर चुके थे, 18 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सेकेंड पार्ट में को डाउट हो, कुछ नहीं करना, वो सिर्फ डिफरेंशिएट करना है जो आपको आता है, फॉर्मूला मैंने लिखा है, समझाने की कोशिश भी की है मैंने आपको कैसे आता है वो ना। 19 के फर्स्ट पार्ट में को डाउट हो, सेकंड पार्ट में को डाउट हो, 20 हम कर चुके थे कल है ना, कर चुके थे ना, प्योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थे वो ना। डीबीपी नंबर 7 पर आ गए, कौन सा दिया इसमें मैंने, फर्स्ट में को डाउट हो, डबल डेरिवेटिव निकालना है अपने को। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में को डाउट हो, ये मैं बता चुका था आपको है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स बता था शायद मैंने आपको ये। मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स और जी डबल डैश वाई इज इक्वल टू, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पहले बताया था मैंने आपको ये। देखो शायद लॉगरिथम के पहले शायद मैंने बता के गया था क्लास में आपको मैं कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन देन प्रूव दैट डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। बताया था शायद मैंने ना, करा रखा है ना क्लास में मैंने, हाँ मतलब वो निकाल रखा है मैंने, और उसको मैंने इस तरह रिलेट करके बताया था आपको, जी डबल डैश जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये मैंने समझाया था। फिर इनको डी एक्स बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट किया था, और फंक्शन में ये वाला फॉर्मूला भी जानते हैं, माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा, ये मैंने समझा दिया था आपको ना। तो वही कंसेप्ट है इसके अंदर ना। 4 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है अपने को ना, तो वही पहले x बराबर 1 लिखूंगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग y निकाल लूंगा, है ना। तो y से cot y बराबर 0 आ जाएगा, उसमें cot y बराबर 0 आ जाएगा ना। ये भी जेई में आया हुआ सवाल, ये सवाल भी जेई के अंदर आया हुआ है, एडवांस के अंदर ना। 5 में को डाउट हो, 5 में को डाउट, 5 हम शायद कर चुके थे कल, 6 वही है जो मैंने बताया था कल आपको ना, लिखा था ना अभी जिसको मैं पॉइंट आउट किया है ना, 6 वही है ना, वो डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर का मतलब जी डबल डैश वाई हो गया वो, माइनस का एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब, एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है और उसका मतलब जी डबल डैश वाई है ना। 7 हम कर चुके थे शायद कल, 8 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो कर लिया था ना कल शायद, नहीं किया था, अच्छा 7 नहीं दिया, 7 में को डाउट कौन कौन से दिए फिर मैंने, 7 नहीं दिया, बस ये 2-3 ही दिए थे। डीबीपी नंबर 7 में कौन सा दिया था, 7 दिया था, कौन कौन से दिए थे, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, बस ये दिए थे, तो 7 पर आ गए। 7 में को डाउट हो, 7 के बाद नेक्स्ट 8 में को डाउट हो, 8 में ये है कि हमें या तो हिडन ट्रायल लगा लो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ये सब आने लायक सवालों में से है ना ये। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है या तो आप हिडन ट्रायल लगा लो और वाई स्क्वायर को एक्स क्यूब मान लो, क्योंकि मैं रखा है कि पी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, तो उस पी एक्स को एक्स क्यूब मान लो आप, वो तो कुछ और भी हो सकता है लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, मतलब क्यूबिक दे रखा है थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो क्यू एक्स क्यूब मान लो उसको और हिट एंड ट्राई लगा के चेक कर लो आप, या सिस्टमेटिकली भी चल सकते हैं हम। जैसे सिस्टमेटिकली अगर मैं चलूंगा तो उसमें हमें दे रखा है कि वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स है, ये हमें पी एक्स दे रखा है, और हमें निकालना है ये 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, आगे लिखा हुआ दिस इज वाई स्क्वायर वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखें, हमें जो निकालना है ना, हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे और इसको वापस दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी पहले मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा यहाँ से, फिर वो जो आएगा उसमें वाई क्यूब क्रिएट कर लूंगा, यानी ये एक्सप्रेशन में क्रिएट कर लूंगा और इसको फर्दर क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब देखो ये मैं डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करूं और 2 से मल्टीप्लाई करूं, या ये जो लिखा हुआ है ना, इट इज सेम एज दिस, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वही लिखा हुआ है ना। यानी हमें इसको कैलकुलेट करना है और फिर फर्दर डिफरेंशिएट करना है। बट अब हमें जब पता है भाई हमें ये कैलकुलेट करना है, तो बस उसके पीछे पड़ जाओ आप ये निकाल लो बस, आप पहले ये कैलकुलेट करना है अपने को, नहीं 2 बार तो डिफरेंशिएट कर दो आप। तो ये कितना आ गया, 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। मुझे एक बार और करना है क्योंकि मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया समझने ना। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 2 तो एक कांस्टेंट है ना, y एडिट रहा, y डबल डैश, फिर 2 मेंटेन रहेगा, y डैश एडिट रहा, y को दोबारा डिफरेंशिएट किया, y डैश, ये कितना आ गया, p डबल डैश x आ गया। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तैयार हो गया, लेकिन साथ में हमें क्या चाहिए, y क्यूब चाहिए। हमारे पास क्या है, y है, और हमें 2 भी चाहिए, 2 भी हमारे पास है, इसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट वी गेट, 2 इंटू वाई क्यूब इंटू वाई डबल डैश, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर देखो ऐसा बन गया है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा बन गया, ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने, जहां मेरी इच्छा थी वैसे जमा लिया मैंने यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर था, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर हो गया, तो वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो उसको पी एक्स लिख दिया, क्योंकि आंसर तो मुझे इन टर्म्स ऑफ पी एक्स चाहिए ना, ठीक है ना। वो मैं एक्स क्यूब भी मानूंगा ना अगर, तो भी मुझे ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा, मतलब वो अलग निकालना पड़ेगा, ऑप्शन अलग चेक करना पड़ेगा कि वो जो वैल्यू आ रही है वो उनमें से किसके बराबर आ रही है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। तो मुझे चाहिए 2y क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 2y क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये जो आएगा ना, इसको मैंने एक तरफ रोक लिया, बाकी को इंटरचेंज कर लिया, तो ये कितना आ गया, पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, माइनस इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो -2 की जगह 2 आ गया। अब देखो y इंटू वाई डैश, व्हाट इज y इंटू वाई डैश, पी डैश एक्स अपॉन 2, तो उसको लिख दो पी डैश एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको दोनों तरफ दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि 2 है वो 1/4 है ना, बस इसको यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और वहां डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आ गया अब तो ना, बस ये एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया, अब तो दोनों तरफ मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करना है, बस उससे आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम कौन सा था, 9 में कोई डाउट हो भाई वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, वो इतना इसलिए पढ़ाया आपको ना कि ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स t, और वो एक बार tan इनवर्स t आएगा और एक बार माइनस tan इनवर्स t आएगा, दोनों को देखकर देखो पुट कर दो, t बराबर tan थीटा, है ना, t बराबर tan थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर लिखा हुआ है ना हमारे पास, तो पुट कर देंगे t बराबर tan थीटा, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स t, और थीटा की रेंज लेके चलेंगे -π/2 से π/2। तो ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब वही है कि डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है अपने को, डेरिवेटिव भी निकालना है, तो हमें इसको यू मान लिया हमने, इसको यू मान लिया, साइन इनवर्स ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टी अपॉन 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलो, आप कुछ मैनिपुलेट मत करो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना भाई, हमें निकालना है डी यू बाई डी वी, इसको विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट करना है, तो ये मुझे निकालना है, तो u इन टर्म्स ऑफ x है, u इन टर्म्स ऑफ t और v भी इन टर्म्स ऑफ t, तो डी यू बाई डी टी अपॉन डी वी बाई डी टी, ये निकालना है अपने को। डी यू बाई डी टी अलग से निकाल लो, वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन रूल लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो, काफी लंबा हो गया, उसको भी अलग से निकाल लो, रख दो यहाँ ना, या तो ये तरीका है, या इनको आसान कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके पुट कर दो t बराबर tan थीटा, यहाँ भी t बराबर tan थीटा, बस उससे आसान आ जाएगा ये। हम चाहते हैं t बराबर tan थीटा पुट करें, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम, और थीटा की लिमिट क्या आ गई, -π/2 से π/2 आ गई, बस इसको रख दो, तो ये थीटा आ जाता है, यानी tan इनवर्स t आ जाएगा, और वो एक बार थीटा आएगा और एक बार माइनस थीटा आएगा, तो u बराबर थीटा आ गया और v बराबर थीटा और एक बार माइनस थीटा, तो डी यू बाई डी वी निकालूंगा तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है ना, कर सकते हैं अब तो, है ना भाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थीटा की रेंज पता है अपने को, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, वो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा में थीटा अगर ऐसा है तो थीटा हो गया, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा में थीटा अगर ऐसा है तो एक बार थीटा को पॉजिटिव मान लो, एक बार थीटा को नेगेटिव मान लो। तो यू बराबर थीटा, वी बराबर थीटा, या यू बराबर थीटा, वी बराबर माइनस थीटा। तो एक बार 1 आएगा, एक बार -1 आएगा। अच्छा सवाल है, ये भी आ सकता है ना सवाल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 12 में को डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 12 में को डाउट। 12 जैसा सवाल आगे भी है, डीबीबी नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7, इसी तरह का सवाल है वो ना। ये पहले से अपने डीबी में आता था, फिर वो जेई में आया था सवाल है ना, बताना है करके। क्वेश्चन नंबर 12 में को डाउट हो, 12 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 13 में को डाउट हो, 13 के बाद नेक्स्ट 15 में को डाउट हो, 15 के बाद कौन सा है? 16 में को डाउट हो, 16 में इसको विद रिस्पेक्ट टू वो करना है, तो एक को यू मान लो, एक को वी मान लो। तो डी यू बाई डी वी निकालना है अपने को ना, डी यू बाई डी वी। और वो उसको सिंप्लीफाई कर लो आप, और सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करने की जगह उसको ऐसे लिख लो आप ना, डी यू बाई डी वी, यू इज इक्वल टू, उसको यू मान लिया मैंने, tan इनवर्स ऑफ 1 + 2x अपॉन 1 - 2x, ये ऐसे मान लिया हमने ना। और वो तो लिखा हुआ है, ये वो तो क्लियर कट है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 4x², ये ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ डिफरेंशिएट करना है मुझे ना, तो इसमें ठीक है, वो हमें कोई x दिया हुआ नहीं। जिसे यहाँ भी देखें हम, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें अगर हम, तो वहां हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो अगर वो ऑप्शन नहीं होते तो भी मैं डिफाइन करता, क्योंकि या तो हम पहले डिफाइन करेंगे तो डिफरेंशिएट कम करना पड़ेगा, डिफाइन नहीं करेंगे डिफरेंशिएट बहुत करना पड़ेगा। फिर वहां ऑप्शन से लगा कि भाई कहीं टी पॉजिटिव और टी नेगेटिव के बाद अलग से कर रखा है उन्होंने ऑप्शन के अंदर। यहाँ ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है हमें कि भाई x बराबर 1 पे निकालना है या x बराबर -1 पे निकालना है, x के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे डीपीपी नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बिल्कुल क्लियर था, मतलब भले किसी पॉइंट पर उन्होंने डिवाइड बाय x नहीं पूछा, किसी पॉइंट पर डिवाइड बाय x नहीं निकालना, लेकिन जानकारी पूरी प्रॉपर थी, हम कॉन्फिडेंस से बोल पाए कि भाई ऐसा ऐसा कर पाएंगे। से पहले वाले में x 0 से 1 में दे रखा है, सेकंड वाले में भी 0 से 1 में दे रखा है, थर्ड वाले में -1 से 1 दे रखा है, तो वहां जानकारी है अपने पास, ताकि जो हम थीटा एज्यूम करेंगे उसके बारे में प्रॉपर्ली लिख पाए ना। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डीवी बाई डी एक्स निकालना है। तो उसमें ध्यान से देख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखूँ ना, तो एक तो हमें एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब निकालना बड़ा आसान है ना। और अगर मैं यूं करूंगा कि 1/1 + x², फिर क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। हो सकता है अभी दिमाग में आया कि भाई आपने ऐसे लिख लिया, अभी x + y का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन ऐसा लिखने के लिए जरूरी होता है कि ये नॉन नेगेटिव हो, ये नॉन नेगेटिव हो, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा हो। तो एक बार 1 से छोटा मानो, एक बार 1 से बड़ा मानो, फिर एक बार हो सकता है कि x नेगेटिव हो वाला, तो उन सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो प्रोडक्ट है, अगर ये 1 से बड़ा भी आएगा ना, तो यहाँ पाई प्लस ही आएगा, बस पाई प्लस, और उस पाई प्लस से डेरिवेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और ऐसे अगर x नेगेटिव भी होगा मान लो, तो नेगेटिव भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये मान लो पॉजिटिव मान के चल दिया मैंने, और अगर मान लो ये इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पाई प्लस आ जाएगा, उससे डेरिवेटिव पे फर्क नहीं पड़ेगा, पाई भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। और अगर ये नेगेटिव भी होगा ना, तो इसको 1 - -2x लिख देंगे 1, और 1 + 1 × -2x, इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर x नेगेटिव होगा तो ऐसा कर लेंगे उसको, उसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया बस। अब अगर x नेगेटिव है तो ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy का फॉर्मूला लगा दो, तो इससे आपकी बारी आ जाएगा ना। tan इनवर्स मतलब वो अगर माइंड में आया हो, ढंग से अगर किया हो आपने, तो मान लो माइंड में आया हो तो उसका जवाब दिया है मैंने तो ऐसा। लेकिन इसके भी डेरिवेटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव वही आएगा जो इसका आ रहा है। तो चाहे यहाँ पाई प्लस आए, चाहे ऐसा आ जाए, चाहे ऐसा आ जाए, इसके डी यू बाई डी एक्स में फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसलिए उन्होंने दिया नहीं, जानकारी दी नहीं उन्होंने, भाई आप अपनी मर्जी से मान लो भले ही, लेकिन जो डी यू बाई डी एक्स आएगा वो वही आएगा जो आने वाला है, वो आएगा 2/1 + 4x², और वो डी वी बाई डी एक्स तो निकाल ही लेंगे अपन। हो गया ना, इसके बाद हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में कोई डाउट हो, सेकंड पार्ट में उसको आसान कर लो, पुट कर दो x बराबर tan थीटा, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स x पुट कर दो, उसको निकाल लो ना। इसके बाद और कौन सा है? 17 के फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट हो, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट, फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में कोई डाउट, और कौन सा है? बस ये थे। शीट कर लेते हैं थोड़ी बहुत है ना, शीट के अंदर शीट भी रखी ना मैंने, हाँ तो थोड़ा सा कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद फिर पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे ना। तो शीट में जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1 में शायद D5 था, है ना, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का D5।
एक्सरसाइज के पार्ट 1 के D5 में मैंने करेक्शन कराया था कुछ आपको, फिर मैंने कहा था करके लाना है। तो fx तो दे रखा है, gx के ग्राफ में मैंने करेक्शन कराया था आपको शायद, है ना? तो fx का ग्राफ दे रखा है, gx के ग्राफ में मैंने करेक्शन करा दिया था। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं चाहे दोनों। fx इंटू gx के बारे में निकालना है अपने को, fx इंटू gx बताना है। वो हो गया, सबको आ गया। तो पार्ट 1 पूरा हो गया हमारे ना। पार्ट 2 में मेरे हिसाब से पूरा हो चुका था, है ना? देखो पार्ट 2 में मेरे हिसाब से शायद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, इसमें शायद कुछ बचा हुआ नहीं था, है ना? पार्ट 2, पार्ट 1 का कौन सा? पार्ट 1 का F5, पार्ट 1 का F5, एक्सरसाइज के पार्ट 1 का F5 था। इसमें यह है कि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आंसर एक लाइन में आ जाएगा ना, बस ये है ना। अदरवाइज हम थोड़ा आगे का कंसेप्ट भी इसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ना कहीं जाके पढ़ेंगे अपन ना, तो इसमें देख सकते हैं अपन ना। तो वो L1 इजिकल टू दे रखा है हमें, L1 इजिकल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, L1 इजिकल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और फिर लिखा हुआ है f डेस x माइनस लेमडा इंटू एफ एक्स, ये हमें दिया हुआ है ना। फिर आगे लिखा हुआ है L2 इजिकल टू, वो L2 के बारे में दे रखा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, और साथ में क्या लिखा है? fx लिखा है, साथ में fx, लेमडा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और दे रखा है कि L1 और L2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। लास्ट में ही लिखा हुआ है कि L1 बराबर L है, और आंसर मुझे L2 और L में चाहिए, तो L1 के स्थान पर L लिख दो यहाँ बस इस L और L2 को रिलेट करना है अपने को, L और L2 को रिलेट करना है। इसमें एक वर्ड है बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड का मतलब ये होता है कि जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो वहां एक टाइप लिखाते हैं आपको, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय यूजिंग बाउंडनेस नेचर ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो वहां पहली बार बाउंडेड वर्ड हमारे सामने आता है ना, तो हम बताते भी हैं बाउंडेड का मतलब ये होता है कि जिसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइनाइट हो और मैक्सिमम वैल्यू भी फाइनाइट हो। जैसे साइन एक्स है, इसकी रेंज -1 से बने, तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4, फाइनाइट का मतलब 1 करोड़ भी एक फाइनाइट वैल्यू है, जिसको काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट है, और जो अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट है ना। तो 1 करोड़ भी एक फाइनाइट वैल्यू है, 1000 करोड़ भी फाइनाइट वैल्यू है, जिसको काउंट कर सकते हैं अपन। तो बाउंडेड का मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइनाइट हो, उसको बाउंडेड फंक्शन बोला जाता है। जैसे e की पावर x की अगर हम बात करेंगे, दिस इज नॉट बाउंडेड। अगर y इक्वल टू e की पावर x की बात की जाए, दिस इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है ना ठीक है ना। साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है, cos x एक बाउंडेड फंक्शन। तो बाउंडेड का मतलब यहां पर ये है कि fx इज अ बाउंडेड फंक्शन। अब इसमें देखो आप, हमें fx बाउंडेड दे रखा है। बाउंडेड का मतलब हमें x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये भी दे रखा है ना। और x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, जिससे हम डायग्राम बनाते हैं, हमने ये डायग्राम भी बनाया है ना। एक डायग्राम शायद हमने बनाया था e की पावर x अपॉन x वाला, है ना। एक डायग्राम बनाया था हमने ln x अपॉन x इंटू ln x वाला। एक डायग्राम शायद ये बनाया था एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस, ये डायग्राम बनाया था हमने ना। तो इनमें क्या करते हैं अपन, जैसे dy बाई dx निकालते हैं, मालूम पड़ गया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है ये पता लगने के बाद भी हम उसकी लिमिट जरूर निकालते हैं। से मान लो हमें मालूम पड़ जाता है कि कोई फंक्शन x बराबर 1 के बाद इंक्रीजिंग है, 1 के बाद वो इंक्रीजिंग है, तो 1 के बाद 1 पर वैल्यू 2 आ रही है मान लो उसकी, ये मालूम पड़ गया कि 1 पर मिनिमा आ रहा है और 1 के बाद इंक्रीजिंग है, तो हम ये चेक करते हैं कि 1 के बाद अगर वो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीज करके कहां तक जाएगा, उसके लिए कहने के अपन लिमिट निकालते हैं x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर। लेकिन हमें वो दे रखा है यहाँ कि दिस इज fx इज अ बाउंडेड फंक्शन, और अगर fx बाउंडेड है और हमें ये भी दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही, सवाल में ये भी दिया भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही। अब देखो अगर fx बाउंडेड है और x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर f डेस x की जो लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी। ये इसमें सोचने वाली बात है ना ये, वरना अगर मैं मैथमेटिकली करूंगा ना तो सवाल लंबा है और मैं समझा नहीं पाऊंगा भी आपको, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अपने को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे ना। तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं यहाँ दो बातें हैं, एफ एक्स बाउंडेड है और एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है।
लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आएगा। मतलब हम फाइनाइट तो आएगा आएगा, एग्जैक्टली नॉन भी आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है, जैसे एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मैं साइन एक्स की लिमिट निकालूं, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स की लिमिट निकालूं, तो हम बोलते हैं लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भले ही वो फाइनाइट आएगा, वो एग्जैक्टली कितना आएगा पता नहीं है अपने को, लेकिन हमें दे रखा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर है ना। अब अगर वो बाउंडेड है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब 100% जो एफ का डेरिवेटिव होगा ना, वो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो ही आएगा। एक्स क्यों आएगा, देखो आप सोच के देखो। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि भाई मान लो मैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालता हूं किसी की ना, और हम बोल रहे हैं कि वो किसी फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू ए आ गई मेरे पास, अब एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये फाइनाइट आ रही है और ये बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड का मतलब इसकी ये इनफाइनाइट पर नहीं जा रहा होगा, या माइनस के इनफाइनाइट पर नहीं जा रहा होगा। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन ऐसे अप्रोच कर रहा है, ये मान लो ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो वो जो रेट ऑफ चेंज आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। क्योंकि अगर वो इन्फिनिटी पर, हम ये नहीं बोल रहे कि फाइनाइट वैल्यू की बात नहीं कर रहे अपन, अगर वो इन्फिनिटी पर जीरो नहीं आएगा तो लगातार बढ़ता रहेगा ऊपर वो। जैसे अपन ए की पावर एक्स की बात करें, अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर ये ए की पावर माइनस एक्स की लिमिट निकालूं, एक्स अप्रोचिंग टू माइनस ई की पावर एक्स की लिमिट निकालो, तो ये लगातार डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूँ, एक्स को कम कर रहा हूँ, तो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो डिक्रीज करते करते हम जानते हैं कि एक समय पर, क्योंकि ये इसको क्रॉस करके कभी नहीं आ सकता, और नो डाउट जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत नेग्लिजिबल हो गया, भले ही मैं एक्स को कम कर रहा हूँ, वाई लगातार कम हो रहा है, लेकिन वो कम होने की जो रफ्तार है वो जीरो हो गई है ना। दो बातें हैं, एफ एक्स बाउंडेड है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर बाउंडेड है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर एफ डेस एक्स जीरो आएगा ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स, ये बाउंडेड है, लेकिन एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर साइन एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम साइन एक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है एफ एक्स बाउंडेड है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बाउंडेड की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उस बाउंडेड में मैं साइन एक्स का एग्जाम्पल नहीं ले सकता, क्योंकि साइन एक्स बाउंडेड है लेकिन एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसा बाउंडेड फंक्शन सोचो आप जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स की लिमिट निकालो, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर कितनी आएगी, पाई बाय 2 आएगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, 1/1 + x², इसकी लिमिट निकालो इन्फिनिटी पर, जीरो आएगी 100%। वही मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये मैंने एक काउंटर एग्जांपल लेके भी दिखाया आपको। बाउंडेड फंक्शन ऐसा नहीं कि कोई सा भी बाउंडेड ले लें, बाउंडेड ऐसा लेना है ये लिमिट एग्जिस्ट करे, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। कॉस एक्स भी बाउंडेड है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, साइन एक्स भी बाउंडेड है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, tan इनवर्स एक्स बाउंडेड है, उसकी लिमिट निकाल के देख लो आप, tan इनवर्स एक्स बाउंडेड भी है और ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है ना, तो डेरिवेटिव 100% जीरो आएगा। इसको फिल करो, आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए फिल करो कि वो डेरिवेटिव की लिमिट जीरो आएगी आएगी, क्योंकि अगर डेरिवेटिव एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर जीरो नहीं आया, वो पॉजिटिव आ गया, तो डेरिवेटिव लगातार बढ़ता रहेगा ना, और बढ़ता रहेगा तो फिर वो फाइनाइट वैल्यू पर अप्रोच नहीं करेगा ना। बस इसमें कंसेप्ट है कि ये लिमिट हमें दे रखी है, एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ डेस एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। ये लिमिट भी दे रखी है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए मैंने इस लिमिट को यहाँ लगा दिया, तो ये लिमिट तो जीरो आ गई। जैसे मैंने इस लिमिट को यहाँ लगाया, लेमडा को मैंने बाहर निकाल लिया, और वो कितना आ गया, माइनस लेमडा इंटू L2 आ गया वो। नहीं आया समझ में। तो L बराबर क्या आ गया, माइनस का लेमडा इंटू L2 आ गया, L बराबर माइनस का लेमडा इंटू L2, तherefore L2 बराबर माइनस का L बाई लेमडा आ गया। एक तरीका और है, वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, वो मैथमेटिकल तरीका, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन ये वो तरीका सीखने के बाद भी ये एक्सेप्शनल तरीका है ना, इसमें मतलब फटाफट हम सोच सकते हैं, बस इसमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा अपने को ना, अदरवाइज बड़ी आसानी से निकाल सकते। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 1 पूरा हो गया ना, पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 अब बाद में करेंगे अपने ना, क्योंकि क्लास मुझे शायद जल्दी छोड़नी पड़ेगी आपकी 5-10 मिनट, वो कुछ ऐसे होगा आज। तो आगे पढ़ते हैं फिर अपने ना। तो हम आ गए थे शायद, एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए आपको, है ना, 2 सवाल दिए थे, 3 सवाल दिए थे। तो पहला सवाल था, हमें साइलेंट रहे आप है ना, मतलब कॉपी निकालने में आवाज थोड़ी आती है, मेरे पास तो ऐसी कोई कॉपी नहीं जो आवाज करती है, मेरे पास तो नहीं है।
तो एक सवाल था x इज इक्वल टू दे रखा था हमें थीटा की टर्म्स में, y दे रखा था थीटा की टर्म्स में, और हमें निकालना था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो उसका आंसर आएगा, उसका आंसर ये बताएंगे कोने वाले, बताओ भाई आंसर क्या है। मैं उसी का पूछ ही नहीं रहा, टी कहाँ आ गया उसमें, मैं तो किसी और का पूछ रहा हूँ अभी, है ना, आप बात करने में बिजी हैं। क्या बात कर रहे थे आप, इसी के बारे में कर रहे थे, क्या बात कर रहे हो, इसी के बारे में, किस सवाल के बारे में बात कर रहे थे, मैं तो थीटा के बारे में पूछ रहा हूँ, आप टी वाले के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बात करने के लिए जरूरत क्या है अपने को, जब मैंने कहा फटाफट आ जाओ आप, तो मैं भी स्टार्ट हो जाता हूँ फटाफट, आप भी हो जाया करो। गाड़ी की गियर चेंज करना आना चाहिए बहुत जल्दी, उससे कंट्रोल में रहती है गाड़ी। गाड़ी चलाना कितने बच्चों को आता है, गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चलाना आता हो, आता है वो, अच्छा वेरी गुड, आप तो सब एक्सपर्ट है ना। तो कई बार ब्रेक लगाने से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाना आना चाहिए, कई बार गियर बदलने से, टाइम पर गियर बदलने से भी गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है ना। तो अपने गियर चेंज करते रहना चाहिए लाइफ के। तो उसका आंसर आएगा 4a cos 3 थीटा, उसका आंसर आएगा 4a cos 3 थीटा। मैं जो आंसर बोल रहा हूँ उसका बोल रहा हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसका आंसर आएगा 4a cos 3 थीटा। हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना जानते हैं, हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना जानते हैं ना। किसी को डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन करूं, वो जो सवाल था, किया हो तो किया हो, नहीं आया हो तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, किया ही नहीं हो तो फिर क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ना। तो जिसने नहीं किया है वो तो कम से कम पूछे ही नहीं, क्योंकि वो मेरा भी टाइम बर्बाद करेगा, बाकी बच्चों का भी टाइम बर्बाद करेगा ना। और जिसने किया हो उसका आंसर नहीं आया हो तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट किया होगा उसने। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, डी एक्स बाई डी थीटा आएगा 2a cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। भाई हमें एक्स दे रखा है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिया उसमें हमने ना, और उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया हमारे पास, यही था ना सवाल। तो एक्स बराबर दे रखा है हमें, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 थीटा, और आगे लिखा है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। यहां से निकाल लो डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, और प्रोडक्ट रूल लगा के मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये ऐसा आ गया हमारे पास कॉस ऑफ 4 थीटा और प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब मैंने डिफरेंशिएट करके, मैंने कुछ नहीं करा, बस टर्म बाय टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया, कुछ कॉमन में आ रहा था कॉमन ले लिया और एंगल ऐसे लेके आ, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गया मैं ऐसे, क्योंकि मुझे पता है डिवाइड करना है मुझे, और उस एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि मुझे डिवाइड एक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। बताऊं ये करके कैसे आया, क्योंकि वो बड़ा अजीब गरीब लग रहा है, और उसमें मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं अगर उसको चाहता हूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो हमारा अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि जो भी हम आंसर निकालते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालते हैं, तो उसको देखने से लग रहा है कि मुझे डी वाई बाई डी एक्स भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा है ना, ऐसे आप निकाल लो डी वाई बाई डी थीटा, तो वो आ जाता है हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, वो आता है 2a साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, वो ऐसा आ जाता है। वो प्रोडक्ट रूल लगा दिया, कुछ कॉमन अमन ले लिया और कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश, बस इनको डिवाइड कर दो आप, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, डी एक्स बाई डी थीटा इज दिस, तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2, तो इससे ही हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यहाँ बैठो बैठो, आप खड़े क्यों हो, सजा थोड़ी दी है मैंने आपको, सजा तो आप देते हो, मैं बात नहीं मान के हमारी, वो लगता है वो सजा आप दे नहीं रहे, लेकिन वो सजा, सबसे बड़ी सजा वो होती है ना, एक टीचर के लिए सजा यही है कि बच्चे उसकी बात नहीं माने। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है मुझे भी यहाँ से ना, बट अभी आ गया हमारे पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, तो सिंस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी
dx, ये मुझे निकालना है बेसिकली. नाउ व्हाट इज dy by dx? dy by dx इज दिस tan थीटा. ये ऐसा आ गया ना. बस इसको विद रिस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएट करना है. तो इट विल बी, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम चाहें तो. मतलब कई बार वो फॉर्मूला लगाना अच्छा रहता है, कई बार ऐसे कैलकुलेट करना अच्छा रहता है. मैंने दोनों बताया आपको. मैंने वो फॉर्मूला यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं अपन चाहें तो, और वो डायरेक्ट मैंने डिराइव करके भी बताया. हो सकता है वो डायरेक्ट कभी फॉर्मूला आ जाए, याद रहे अपने को, तो आपको लगे आसान है तो उसका यूज कर लो, वरना ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो. अब इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो पहले टेन का नंबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा. ये टेन थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया. अब थीटा का नंबर आया तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा होता तो वन आ जाता. विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कितना आएगा? डी थीटा बाई डी एक्स. एंड दिस इज वन अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. एंड डी एक्स बाई डी थीटा इज दिस. पर इसको रख लो और रख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा. दिस इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. और वही से हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा आ गया. और कितना था ये? शायद 2a इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा और प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा. यही था मेरे हिसाब से. पर इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ताकि निकालने में दिक्कत नहीं आएगी. एंड दिस इज 2a और इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 3 थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा. ये ऐसा आ जाएगा. सही लिखा है शायद मैंने ना. तो ये ऐसा आ जाता है बस हमारे पास. अब हमें वो निकालना है, उसमें रख दो बस. अब आप सिंप्लीफाई करके ना तो अपने आप आ जाएगा वो ना. हमारे पास जो लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ ही गया. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. तो ऊपर तो सेक क्यूब आ गया है ना. ऊपर तो सेक क्यूब थीटा आ गया. ये सेक क्यूब थीटा आ गया अपॉन ये क्या लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो ये लिखने वाला हूं मैं नीचे. तो इसका नीचे वाला पार्ट कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. तो दिस इज 4a, दिस इज 4a कॉस ऑफ थीटा एंड कॉस ऑफ 3 थीटा. सही लिखा है ना मैंने. और नीचे कितना आ गया? सेक स्क्वायर थीटा आ गया. तो बस ये हट जाएगा सेक स्क्वायर थीटा. ये सेक स्क्वायर थीटा हट जाएगा ना. एंड दिस इज 4a cos 3 थीटा. ठीक है ना. तो ऐसे निकाल सकते हैं मतलब इसको. और कौन सा था? एक डी टू वाई बाई डी टी वो वाला था एक, है ना. तो उसमें जो है वो उसका आंसर आएगा, उसका जो आंसर है दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. वो उसमें निकालना था अपने को ना. तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1. ऐसा कुछ आएगा ना. वो टी स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 अपॉन टी 4t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी का होल क्यूब. यह आ जाता है इसमें ना. अब इसमें डायरेक्ट आता है वो फॉर्मूला यूज कर लो कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी का होल क्यूब. बताऊं करके? मतलब फॉर्मूला निकाल के देखा है हमने. उसको एक बार निकाल के भी देखो आप अपने आप. निकाल के देखोगे, सवाल करोगे तो मेमोरी में रहता है. ऐसी बात नहीं है ना. अपन एक बार के बाद दोबारा कभी देखेंगे नहीं तो मेमोरी में कैसे रहेगा वो? ना तो करना आएगा ना मेमोरी में रहेगा कभी वो ना. तो उसको एक बार. और कौन सा है? एक और था. एक कौन सा था? अच्छा वो वाई बाई एक्स प्रूव करना था. हो गया वो प्रूव. तो उसमें वो डिवाई बाई एक्स निकाला होगा आपने ना. जैसे आपने डिवाई बाई एक्स निकाला होगा तो डिवाई बाई एक्स निकालने पर ही आ जाता है वो. डिवाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस, पहले टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट कर दो. उसमें आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy एंड प्लस वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा ना. ये ऐसा आ जाएगा अपॉन फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड प्लस 2xy और माइनस 3y स्क्वायर. माइनस 3y स्क्वायर आ जाता है. माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. ये ऐसा आ जाता है ना. अब या तो उसी एक्सप्रेशन को ब्रेक करो कहीं ना कहीं. ये हम जानते हैं भाई होमोजीनियस है तो आंसर y बाई एक्स आता है. तो उनको लाके दिखा रहे हैं हम. तो मैंने y बाई एक्स तैयार कर लिया है यहाँ. और ऐसा लिखने का मतलब मैंने इसको y से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी किया होगा y से मल्टीप्लाई. यही तो मतलब है. इसको y से तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया होगा. तो नीचे y से मल्टीप्लाई कर दो आप. तो 3x स्क्वायर इंटू वाई प्लस का 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 3y क्यूब. ये y बैलेंस हो गया मतलब. फिर हम नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किया होगा. तो ऊपर आ गया होगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इंटू वाई और प्लस x इंटू वाई स्क्वायर. अब देखो नीचे x क्यूब नहीं है ना. ये वाला टर्म हमारे पास है नीचे. ये वाला टर्म भी हमारे पास है. ये क्या लिखा है? x लिखा है शायद. दिस इज 2x इंटू वाई स्क्वायर. दिस इज 2x इंटू वाई स्क्वायर. ये वाला टर्म भी है, ये वाला टर्म भी है ना. अब x क्यूब हटाऊंगा तो वाई क्यूब अपने आप आ जाएगा. तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वहां से x क्यूब निकाल के यहाँ रख दो क्योंकि नीचे x क्यूब नहीं है.
तो वो जो गिवन एक्सप्रेशन दे रखा है ना, जिसको डिफरेंशिएट किया है हमने, जिसको डिफरेंशिएट करने पर ही है, उसमें से एक्स क्यूब निकाल के यहाँ रख दो, और जिसे आप यहाँ रखोगे, जैसा नीचे वैसा ऊपर बन जाएगा विद नेगेटिव साइन, और वाई बाय एक्स आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? उस गिवन एक्सप्रेशन में से एक्स क्यूब निकाल के रख दो यहाँ, तो वापस वो वाई बाय एक्स आ जाएगा। मतलब जब भी होमोजेनियस होगा आंसर वाई बाय एक्स आएगा। उसका रीजन पता है हमें, क्योंकि वो लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तो हमने एक्स कमा वाई मान लिया, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालो आप, वो हमेशा वाई बाय एक्स ही आएगा ना, इसलिए आंसर वाई बाय एक्स आने वाला है। यही थे बस, ये है ना। तो आगे चलते हैं हम। तो उसमें हमने डी टू वाई बाई डी, वो शायद उन्होंने सर ने भी कराया था आपको सवाल, ये पैरामीट्रिक वाले शायद, है ना। हाँ, तो वो बताया नहीं कल आपने ना, चलो वो फिर भी कर लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे लिखते हैं हम नेक्स्ट, एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कराई दिया उन्होंने, डिटरमिनेंट वाला नहीं कराया उन्होंने ना। हाँ, तो लिखें डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। क्या लिखें? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट f1x, f2x, f3x, f4x, ये ऐसे डिटरमिनेंट है हमारे पास। इसको हालांकि डिटरमिनेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है हमें, हमें एक्सपेंड करना होता है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं हम। एओडी के बाद नेक्स्ट चैप्टर यही होगा हमारा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो उसमें हम इसको एक्सपेंड करना जानते हैं, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, इसको एक्सपेंड करना जानते हैं। तो या तो ये इसको एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हमें एक्सपेंड, ये एक्स का फंक्शन है, ये कुछ एक्स के टर्म्स में, इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्स का कुछ फंक्शन आएगा। एफ एक्स को चाहे तो हम वाई भी मान सकते हैं ना, वाई बोले या एफ एक्स बोले एक ही बात। तो या तो हम इसको डिफरेंशिएट करें एक्सपेंड करके, पहले एक्सपेंड कर लो, फिर जैसे भी प्रोडक्ट रूल लगाना हो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, चेन रूल लगाना हो चेन रूल लगा दो, उससे डिफरेंशिएट कर दो, या डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है बिना एक्सपेंड किए। देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज दिस देन एफ डेस एक्स इज इक्वल टू। तो दो तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना, या तो रो बाय रो करते हैं या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। रो बाय रो का मतलब एक रो को एक बार में डिफरेंशिएट कर दो। पहले मैं रो वाइज कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, यह आएगा f1 डैश x, जो भी ये फंक्शन होगा उसका f2 डैश x, डैश इज रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सेकंड रो को हमने एडिटिव रखा, ये एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट करना है, मतलब ने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि पहले हम फर्स्ट रो को करें, पहले सेकंड रो को भी कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी जो भी रो है, यहाँ एक ही रो है, अगर 3/3 का भी होगा तो बाकी दो रो क्या रहेंगी, मेंटेन रहेंगे, उनको कॉपी कर लेंगे मतलब वन। अब फर्स्ट रो विल रिमेन एज सच, फर्स्ट रो एज सच रहेगी। अब सेकंड रो को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो f3 डैश x, f4 डैश x, ये इसको डिफरेंशिएट करो, ये डेरिवेटिव हो गया इसका, दिस इज f डैश x। यानी रो वाइज कर रहे हैं तो एक रो को एक बार में करेंगे, तीन रो होंगी तो तीन आते हैं हमारे पास, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दोनों मेंटेन रहती, फिर फर्स्ट मेंटेन रहेगा, सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा थर्ड भी मेंटेन रहेगा, फिर फर्स्ट सेकंड को कॉपी कर लिया, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दिया। या हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, या हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉलम वाइज भी किया जा सकता है। कॉलम वाइज में वो रूल रहेगा, एक बार में एक कॉलम को कर दो, पहले फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो ये f1 डैश x, f3 डैश x, सेकंड कॉलम मेंटेन रहेगा, सेकंड कॉलम मेंटेन रहेगा ना। अब यहां आ गए ना, फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर चुके, तो फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लो, अब सेकंड कॉलम को कर दो डिफरेंशिएट, f4 डैश x। 3/3 का होता तो तीन डिटरमिनेंट आ जाते हैं ना, एक बार फर्स्ट कॉलम को करेंगे, फिर सेकंड कॉलम को करेंगे, फिर थर्ड कॉलम को करेंगे। वही इसको देख सकते हैं अपन चाहें तो, ये उनका ऑब्जर्वेशन ही था एक्चुअली, उन्होंने पहले क्या है इसको एक्सपेंड कर लिया और डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर देखा कि भाई ये इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इसको एक्सपेंड कर लो आप और फिर डिफरेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना इसमें अपने को। ये इसको ध्यान से देखें, अगर हम जैसे इसको अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इसको एक्सपेंड करने पर क्या आएगा, f1 इंटू f1x इंटू f4x और f2x माइनस f3x आ जाएगा, ये आएगा ना। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। जैसे इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा
तो एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास एफ वन विल रिमेन एज सच, तो एफ फोर डैश एक्स प्लस एफ वन डैश एक्स एफ फोर एक्स, सही लिखा है, माइनस साइन की जगह माइनस साइन आ जाएगा, एफ टू एक्स एफ थ्री डैश एक्स प्लस एफ टू डैश एक्स एफ थ्री एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसको हमारे पास यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, एफ वन डैश है और एफ टू डैश है, तो इसको देखो, इसको और इसको ध्यान से देखो आप, ये आ जाएगा, देखो ये एफ वन डैश एक्स इंटू एफ फोर एक्स माइनस एफ टू डैश एक्स एफ थ्री एक्स आ जाएगा। उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया उन्होंने, और दिख रहा है ऐसे बाकी बच्चों को लिख दिया, इसको और इसको लिख दिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ताकि डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव डिटरमिनेंट की फॉर्म में आ गया, मतलब नहीं समझ में आया, वो एक्सपेंड कर दो वो आ गया, बस उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में वापस लिख दिया उन्होंने। अब चाहे रो वाइज लिखो चाहे कॉलम वाइज लिखो एक ही बात है, तो ऐसा रो वाइज या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना। लिखें जैसे एक सवाल लिखे ना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट एक्स प्लस ए स्क्वायर ए इंटू बी ए इंटू सी, लेकिन इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी, नहीं आनी चाहिए, एक्स प्लस बी स्क्वायर बी इंटू सी ए इंटू सी बी इंटू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, देन फाइंड एफ डेस एक्स, देन फाइंड एफ डेस एक्स, ये हमें निकालना है ना, देन फाइंड एफ डेस एक्स। और अब चॉइस इज योर्स, क्या आप रो वाइज करना चाहते हैं या कॉलम वाइज। तो कैसे भी करें वो तो बराबर टाइम लगेगा, हम रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें। तो मान लो मैं रो वाइज कर रहा हूँ ना, तो पहले मैं फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एबीसी सब कांस्टेंट है ना, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन आ गया, इस पे जीरो आ गया, इसको जीरो आ गया, जिसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ उसी को लिख रहा हूँ उसमें। अब सेकंड रो का नंबर आएगा तो जीरो, ये वन आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। अब थर्ड रो का नंबर आ गया, थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो जीरो जीरो और वन आ गया, थर्ड रो पर ही आ गया जीरो जीरो वन। पता बाकी को डिफरेंशिएट कॉपी कर लो, बाकी कॉपी करना आसान रहेगा, तो ए इंटू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड इट विल बी इंटू सी, फिर ए इंटू सी फिर बी इंटू सी और एक्स प्लस सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर ए इंटू बी ए इंटू सी ए इंटू सी बी इंटू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर ए इंटू बी ए इंटू सी ए इंटू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड बी इंटू सी, ये ऐसा आ गया। अब या तो ऐसे लिखो या इसको एक्सपेंड कर दो आप, इन सबको सरलतम रूप में लिख दो चाहो तो ना। तो यहाँ एक्सपेंड करना आसान है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो कितना आया वन, वन के साथ ये कॉलम चला जाएगा, रो चली जाएगी ना, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा बस। एक्सपेंड करना जानते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, ये कॉलम गया ये रो गई है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हट जाएगा उसमें ना, ये ऐसा आ जाएगा बस। अब यहाँ आ गए प्लस, इसको सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, सेकंड रो के लॉन्ग, उसमें क्योंकि ज्यादा जीरो है हमारे पास है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते, ये बताया गया आपको, बताया गया था ना, इसमें दो जीरो है हमारे पास, सेकंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, तो सेकंड रो में ये कौन सा एलिमेंट है टू टू, इसके साथ क्या आएगा प्लस साइन ही आएगा, तो ये रो चली जाएगी ये कॉलम चला जाएगा, पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब इसको थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दूंगा, तो थर्ड रो में ये एलिमेंट कौन सा है, 3 3, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लस साइन ही आएगा ना, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, इसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको एस से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस जोड़ दो, 3 बार तो एक्स स्क्वायर आ गया, और वो दो बार आ जाएंगे ना, तो 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इन सब में से x कॉमन आ जाएगा ना, और इन सब में से x कॉमन आने के बाद 2 बार ए स्क्वायर आएगा, 2 बार बी स्क्वायर आएगा, 2 बार सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया, मतलब इससे दिस इज एफ डेस एक्स, यहां से एफ डेस एक्स निकाल लिया हमने। लिखें एक सवाल और लिखें, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स, एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यूब, एक्स क्यूब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 6 -1 0 p p square p cube, then find where p is constant, where p is constant, then find f triple dash 0, then find f triple dash 0। ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है मुझे x बराबर 0 पर, then find f triple dash 0। ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे निकालनी है x बराबर 0 पर। p कांस्टेंट है ना, वेर p इज कांस्टेंट, 3/3 का है, तो पहले मुझे f ट्रिपल डैश x निकालना है, और उसके बाद फिर मुझे उसमें x बराबर 0 रखना है। हो गया, तो देखो इसको रो वाइज डिफरेंशिएट करेंगे, पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो पहले मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, 3x स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स आ गया, और ये माइनस साइन एक्स आ गया। सेकेंड रो मेंटेन रहेगी और थर्ड रो मेंटेन रहेगी, प्लस अब फर्स्ट रो डेरिवेटिव रहा, सेकेंड रो का डेरिवेटिव 0 0 0, अब किसी रो के सारे एलिमेंट 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो 0 लिखा हुआ है। थर्ड वाले में क्या आएगा, फर्स्ट रो मेंटेन, सेकंड रो, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो, तीनों एलिमेंट 0 आ गए, तो वो भी 0 है, बस ये बचा हमारे पास, समझ में आ गया, ये बचा। अब इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दो, f डबल डैश x, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो 6x, ये आ गया माइनस साइन x, और ये कितना आ गया, माइनस कॉस x आ गया ना। बाकी सेकंड रो मेंटेन रहेगी, थर्ड रो मेंटेन रहेगी। अब नंबर आएगा सेकंड रो का, तो सेकंड रो के तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, तो वो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। फिर थर्ड डिटरमिनेंट आएगा, उसमें इसको डिफरेंशिएट करूंगा, फिर 0 हो जाएगा, पर इसको एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, तो f ट्रिपल डैश x, अगेन इसको डिफरेंशिएट किया 6, दिस इज माइनस कॉस x एंड दिस इज साइन x। सेकंड रो में कोई दिक्कत नहीं है ना, और थर्ड रो में कोई दिक्कत नहीं है ना, p स्क्वायर एंड दैट इज p क्यूब, बस इसमें x बराबर 0 रख दो आप, तो फर्स्ट और सेकंड रो क्या हो जाएगी, सेम, और अगर किसी डिटरमिनेंट फर्स्ट और सेकंड रो सेम है तो वैल्यू 0 आ जाती है उसकी ना। ये चाहो तो एक्सपेंड कर लो भाई, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, वरना चाहे तो भाई x बराबर 0 रख दिया हमने, जैसे मैं x बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 0 पर क्या आएगा, जहां भी x आएगा बस 0 रख देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दिस इज 6
-1 0 एंड दिस इज p स्क्वायर pq। अब ये तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो रो सेम है या कोई भी दो कॉलम सेम है तो वैल्यू 0 आ जाती है, वरना कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी पता नहीं, मुझे एक्सपेंड करना आता है, एक्सपेंड करूंगा थर्ड कॉलम के अलॉन्ग, तो ये जाएगा और ये जाएगा। व्हाट इज दिस इनटू दिस? -6 + 6 0 आ जाएगा, एक्सपेंड करने से 0 आ जाएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 इज 0। तो ऐसे दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हम नया चैप्टर की हेडिंग डाल देते हैं अभी ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। नेक्स्ट चैप्टर इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। काफी कुछ बता चुके हैं मैंने इसके बारे में आपको ना, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, और जो है वो टेंजेंट नॉर्मल भी हम निकालना जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना हम, वो पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल के नाम से, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं अपने ना। टेंजेंट बड़ा हमारे जैसे सर्कल आता है ना, सर्कल से टेंजेंट आ जाती है हमारे पास, और सारे सवाल लगभग सिमेट्रिक होते हैं, कंसेप्ट लगभग सेम होता है ना, फॉर्मूले भी अगर कम से कम याद हो और सिर्फ कंसेप्ट याद हो। टेंजेंट के जैसे कंसेप्ट अपन यूज करते हैं कि भाई कर्व दे रखा हो, कर्व पर एक पॉइंट दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट px1, y1, ये सब में आता है। कर्व पर एक पॉइंट दिया हुआ हो, वहां टेंजेंट निकालो, तो पूरी करंट ज्योमेट्री में ट्रिक पता है अपने को, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), तो उन सबको एक बार देखो आप घर जाके, है ना। अब एक फॉर्म होता है पॉइंट फॉर्म, एक होता है स्लोप फॉर्म। तो जो भी स्टैंडर्ड कर्व है उन सब के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास होता है। जैसे पैराबोला y का बराबर 4x है, इसके लिए स्लोप फॉर्म में अगर हम टेंजेंट की बात करें तो y = mx + a/m होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा तो y = mx - am² होगा। सर्कल x² + y² बराबर a² है तो y = mx ± a × √1 + m² होगा। ऐसे एलिप्स के लिए भी होता है, हाइपरबोला के लिए भी होता है। थर्ड फॉर्म होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म सेम होता है, तो जो पॉइंट फॉर्म होता है ना उसमें पैरामीटर रख दो बस आप। जैसे पैराबोला मान लो y² बराबर 4x है, इसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला, पैरामीट्रिक फॉर्म का पीटी पर टेंजेंट निकालना है, तो दैट इज ty = x + at²। ऐसे एलिप्स के लिए भी पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, सर्कल के लिए भी पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। तो ये तीन फॉर्म तो ये होते हैं। एक होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। इनमें सिर्फ बोलना होता है एक बार, है ना। जब पढ़ा रहे थे ना इतना बोलते थे, बार बार एक ही चीज को बोलते थे कि आप कंसेप्ट याद रखो बस, फॉर्मुला याद होगा तो वेल एंड गुड है, उससे स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर्मुला याद नहीं होगा तो सेम लॉजिक सब में लगते हैं, जो लॉजिक सर्कल में लगते हैं वही पैराबोला में, वही एलिप्स में, वही हाइपरबोला में। इक्वेशन चेंज हो जाती है, कंसेप्ट लेकिन वही रहते हैं ना। अगर मान लो हमें किसी पॉइंट से किसी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, तो उसके लिए कंसेप्ट लगाते हैं परिवर्तन। तो ये सब देखकर आए हैं आप। अब ये तो क्या है, इन सब में ट्रिक पता थी, हमने कहीं डिवाइडेटिक्स का यूज नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के इलिप्स के टेंजेंट के फॉर्मूले, इलिप्स के नॉर्मल के फॉर्मूले, पैराबोला के टेंजेंट के फॉर्मूले, पैराबोला के नॉर्मल के फॉर्मूले, हाइपरबोला के टेंजेंट के फॉर्मूले, हाइपरबोला के नॉर्मल के फॉर्मूले, ये याद रहेंगे तो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो सब पढ़कर आए हैं, पूरा 1-1.5 महीना लगता है अपने को पढ़ने में ना, तो ये सब पढ़कर आए हैं अपन। अब इनके अलावा जो कर्व आएंगे, क्योंकि हमारे कॉनिक सेक्शन में जो कर्व है वो सब डिग्री 2 वाले हैं, उन सब में डिग्री 2 होती है ना। अब कुछ लॉग वाला कर्व आ सकता है, कुछ साइन वाला भी आ सकता है, कुछ 3 डिग्री का आ सकता है, कोई स्क्वायर रूट वाला भी आ सकता है, वो सब हमारे सामने आ सकते हैं। और उन सब के लिए हम टेंजेंट निकालने के लिए डी/x का यूज करेंगे। तो टेंजेंट एक लाइन है और उसके लिए हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करना पड़ेगा, पॉइंट दे रखा होगा और स्लोप निकालने के लिए हम डी/x का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया भी था एक सवाल करके आपको, y = mod of ln mod x, मैं x = -1/2 पर हमने टेंजेंट निकाला था, है ना। बस वही काम करना है ना। तो यहाँ लिखे डायग्राम बना लेते हैं अपन, है ना। ये कोई कर्व दिया हुआ है, y = fx, ये कोई कर्व हमारे पास है, y = fx। इस पर कोई एक पॉइंट p दे रखा है हमें, इस पर कोई एक पॉइंट p दे रखा है x1, y1, ये टेंजेंट हमारे पास है। जब तक हम कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं तब तक हमें लगता है कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट को टच ही करती है और आगे जाके कहीं कट नहीं करती। कहीं कोनिक सेक्शन में अगर हम किसी भी टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसको आगे पीछे एक्सटेंड करें तो कहीं कर्व को कट नहीं करती दोबारा। लेकिन जैसे ही y = x³ का एग्जांपल हमारे सामने आता है तो हमें मालूम पड़ जाता है टेंजेंट कैन क्रॉस द कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये x³ का डायग्राम हमारे पास है ना, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0। तो पहली बार जैसे ही डायग्राम सामने आता है इससे एकदम क्लियरिटी आ जाती है, बट टेंजेंट कैन क्रॉस द कर्व एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर भी टेंजेंट जो है वो कर्व को क्रॉस कर सकती है ना।
तो ये डायग्राम मैंने बना दिया, कोई जनरल कर्व हमारे पास है, इस पर एक पॉइंट पी दिया हुआ है x1, y1, और यहाँ मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो ये पॉइंट है, यहाँ से पास हो रही है, अब इसका स्लोप चाहिए। व्हाट इज स्लोप? डी बाई डी एक्स से निकाल लूंगा मैं ना। नॉर्मल कैसे निकालूंगा? नॉर्मल भी एक लाइन है, और इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? टेंजेंट का नेगेटिव, क्योंकि नॉर्मल एट अ पॉइंट पी इज अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट। ये सब जानते हैं, ये कोई लिखवाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट के बारे में और डिफाइन कर रखा है हमने भी कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंड, वो भी हमने बताया आपको डिफरेंशियबिलिटी के अंदर। तो ये नॉर्मल है हमारे पास, नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पॉइंट पी, at p x1 y1, and this is tangent at point p x1 y1. Tangent at p x1 y1, ये ऐसा आ जाएगा ना। पर अब इनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डी बाई डी एक्स, वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग डी बाई डी एक्स। एंड डी बाई डी एक्स वो जो भी कर दे रहा है एट x1 y1, उसमें x की जगह x1 रख दूंगा, y की जगह y1 रख दूंगा, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1। बस इसको डिफरेंशिएट करना है और डिवाइडेड ने, और इसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, और वो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे बस, उससे टेंजेंट भी आ जाएगी। डिवाइडेड एक्स पढ़ भी लिया आपने पूरा, डिवाइडेड एक्स निकाल के कर सकते हैं ना। अब ऐसे सवाल नहीं करेंगे कि कर दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट निकालो, वो तो कनेक्ट सेक्शन में बता चुके हैं मैं आपको ना। लिखो एक सवाल लिखो आप, find the equation of the find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangent, find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangent to the curve, y is equal to 2/3 minus x. Find the equation of tangent to the curve, y is equal to 2/3 minus x, whose inclination is tan inverse 2, whose inclination is tan inverse of 2, whose inclination is tan inverse of 2. Find the equation of tangent to this curve, whose inclination is tan inverse 2. टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट एक लाइन होती है, और हमें लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है ना, और इंक्लिनेशन का टेंजेंट ही क्या होता है? स्लोप होता है ना। हमें एक टेंजेंट निकालनी है इस कर्व की, और टेंजेंट का हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है ना, तो हमें एक तो स्लोप चाहिए और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए ना, यानी हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और इस कर्व पर वो पॉइंट निकालना है जिसका स्लोप उसके लाइन के बराबर आ जाए ना। दो काम करने हैं हमें ना। सवाल सिर्फ समझना है आपको ना, समझ के ही सवाल करा करो आप, क्या क्या दिया हुआ है ना। टेंजेंट एक लाइन है, उसके लिए मुझे लाइन पूरी पढ़ रखी है हमने, स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लाइन निकालने के लिए हमेशा दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना, हमेशा दो चीजें चाहिए होती है अपने को लाइन निकालने के लिए ना। आता बहुत कुछ है हमें ना, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं एओडी के बारे में ना। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और चीजों को रिकॉल करेंगे ना, तो समस्या नहीं आएगी अपने को ना। बहुत सारी जानकारी पहले से प्रोवाइड कर रखी होती है हम लोगों ने आपको इसके बारे में। तो हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। किसका चाहिए? टेंजेंट का ना, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और उसका स्लोप चाहिए। तो ये कर्व हमारे पास है ना। अब हमें दे रखा है टेंजेंट का ये इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो एंगल होता है। तो सिंस इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस, और अगर ये किसी लाइन का या किसी टेंजेंट का इंक्लिनेशन है, तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा। इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होता है ना, वही क्या होता है? स्लोप होता है ना। तो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा बराबर 2 आ गया। तो जो टेंजेंट मुझे निकालनी है, जिसका मुझे इक्वेशन निकाल, उसका स्लोप तो आ गया ना। अब ये सवाल उल्टा कर रहे हैं अपन। अगर हमें कर्व दिया हुआ होता और वही बोलते कि इस कर्व पे लाई करने वाले 4,2 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो सवाल आसान होता। भाई ये कर दे रखा है, इस पर पॉइंट दे रखा है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने 4,2 तो नहीं आएगा, शायद 4, -2 आएगा।
है ना। तो ये दे रखा, तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसको मैं डिफरेंशिएट करता, उसमें x बराबर 4 रख देता, और अगर y आता तो -2 रख देता, उससे स्लोप आ जाता, और पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन हमें यहाँ स्लोप दे रखा है, अभी स्लोप से क्या निकाल लेंगे अपन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। अब हम वो पॉइंट निकाल रहे हैं इस कर्व पर जहां टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका स्लोप 2 आना चाहिए। तो टेंजेंट के स्लोप का मतलब dy/dx, बस इसका dy/dx निकाल लो और उसको 2 के बराबर इक्वेट कर दो, वहां से x और y की वैल्यू निकाल लो। तो सिंस dy/dx इज इक्वल टू, तो अंडरस्टैंड ज्यादा करना है आपको ना, आपके पास बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी है, उसका यूज करना है आपको ना। तो -2/3 - x का होल स्क्वायर, नाउ डेरिवेटिव ऑफ 3 - x इज -1, तो ये आ गया 2/3 - x का होल स्क्वायर। और हम चाहते हैं कि स्लोप किसके बराबर आ जाए, 2 के बराबर आ जाए, इज इक्वल टू 2, therefore 3 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore 3 - x इज इक्वल टू +-1, therefore x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। अब पॉइंट के लिए तो मुझे x भी चाहिए y भी चाहिए ना, तो हम देख रहे हैं x बराबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग, मैं x बराबर 2 रख देता हूं यहां पर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा, x बराबर 2 के कोरस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बराबर 4 के कोरस्पॉन्डिंग। तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिले, मतलब हमें एक तो मिला 2,2 और एक क्या मिला 4,-2, यानी इस कर्व पर 2 पॉइंट आए जहां अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उनका स्लोप 2 आएगा ना। समझ में आ गया ना, स्लोप दे रखा था, स्लोप निकाल लिया, dy/dx को स्लोप के बराबर इक्वेट कर दिया, x निकल गया हमारे पास, उस x को यहाँ रख दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग y आ गए। पर हम देख सकते हैं भाई, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया 4,-2, यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं चाहे टेंजेंट में यहां ड्रॉ करूं, ये ऐसे पॉइंट आए हैं कि इन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, 2 आ जाए। इसके लिए भी स्लोप 2 है और इसके लिए भी स्लोप 2 है, सही बोल रहा हूँ ना, स्लोप सही हमने, बस अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लो आप, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, ये एक टेंजेंट आ गई, अगेन y - y1 स्लोप इंटू x - x1, ये ऐसा आ जाएगा, बस इससे आंसर आ जाएगा, दोनों निकाल सकते हैं ना। बाकी कल मिलते हैं फिर अपने ना, होमवर्क लिख लो आप जो करके लाना है आपको ना। तो उसमें डीपीपी नंबर 6 तो पूरा कर लिया ना हमने, डीपीपी नंबर 7 में जो सवाल बचे हुए हैं वो करके लाने हैं, एक तो आपको ना 7 में जो सवाल बचे हुए हैं वो करके लाने हैं ना। उसके बाद 7 में मेरे हिसाब से कितने सवाल किए आज हमने, आज कितने किए, मतलब 7-8 किए शायद, है ना। डीपीपी नंबर 7 के 12 सवाल कर चुके हैं अपन, तो 8 तो उसमें बचे हैं ना। तो डीपीपी नंबर 8 के अंदर फर्स्ट सेंड कर लाएंगे, और क्या ना, डीपीपी नंबर 8 कितने सारे दे दूं या क्या करूं, हाँ कर सकते हैं 20 सवाल, कुछ आसान है, कुछ में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ में टाइम नहीं लगेगा, तो क्या करूं बताओ, दे दूं सारे, हाँ। तो डीपीपी नंबर 8 करके लाना है फिर आपको, डीपीपी नंबर 7 के बचे हुए सवाल और डीपीपी नंबर 8, ये होमवर्क है ना, बाकी जो है वो तो है ही सही ना। तो वो मुझे ये स्टार्ट करना था आज, है ना, इसलिए मैंने वो रोक कर ये स्टार्ट कर दिया ना।